आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 जो आपका मेंस में आएगा तो उसकी आंसर शीट कैसी होगी, कैसा फॉर्मेट होगा, ये आपको पता ही है? नहीं पता? चलिए, यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, वही मैं आपको दिखा रहा हूं। स्पेसिमेन समझते हैं? ये यूपीएससी ने आंसर बुकलेट दी हुई है अपनी वेबसाइट पे। तो एक तो होता है आपका क्वेश्चन, एक होती है आंसर बुकलेट। क्वेश्चन पेपर तो आप घर लेकर आ जाते हैं, जैसे कि आप देखते भी होंगे अदर वेबसाइट पे अपलोडेड रहते हैं। ये आपकी आंसर बुकलेट होती है। तो आंसर बुकलेट में जो आपका आंसर इवेल्युएट करता है वो इस क्वेश्चन में इतने मार्क्स दिए हैं, ये उसमें वो आइडेंटिफाई करता है। इसका पर्पस ये होता है, जैसे आपने सुना होगा ना बोर्ड के एग्जाम में कभी शिकायतें होती थी शायद कोई क्वेश्चन मिस हो गया है उस एग्जामिनर से, तो जिससे ऐसा ना हो इस वजह से ऑलरेडी ये कॉपी में पहले बना रहता है। इसके बाद जैसे यहां से आपका पेपर स्टार्ट हुआ जीएस पेपर 1, तो जीएस पेपर 1 में पहला पार्ट आपको पता है जैसे आर्ट एंड कल्चर है, तो क्वेश्चन पेपर अलग है, ये आपके आंसर कॉपी है। तो इसमें जैसे दे रखा है भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। सेफगार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट। फिर आपको ये स्पेस मिला हुआ है, यानी कि इसी स्पेस में, यानी कि इस 2 पेजेस में आपको अपना 150 वर्ड्स का आंसर लिखना है, ठीक है ना। तो आपने देखा भी होगा मार्केट में ऑलरेडी कई सारी जो कॉपीज आ रही हैं वो इसी फॉर्मेट में आ रही हैं, कई लोगों के पास शायद है भी, है ना। तो इसी फॉर्मेट में आपको बनाने का एक आइडिया हो जाना चाहिए। आ रही है बात समझ में? और जो आपका एसए का होता है पेपर, ये आपका एसए का पेपर है। एसए के पेपर में जैसे आप सभी को पता है दो सेक्शन, और एक सेक्शन में जैसे 4 उसने एसेज आपको दे रखे हैं, फिर उसमें से एक को आपको चुनना होता है। तो जैसे 2 ऐसे टोटल आपको लिखने पड़ रहे हैं, तो जैसे ये वाला पार्ट है तो इसमें इसने ये दे दिया सेक्शन, फिर ये दे दिया सेक्शन, और फिर ये वाला जो पार्ट है अब यहां पर आपको ऐसे लिखना है। काफी स्पेस है, देख रहे हैं? तो कहने का मतलब ऐसे के लिए आपके पास स्पेस काफी है और जो आंसर्स हैं उसके लिए स्पेस कम है। इसी वजह से कहा जाता है कि जीएस की जो आंसर राइटिंग आपको करनी है वो कला ये होनी चाहिए कम शब्दों में ज्यादा बात बोलनी है, ठीक है। और जो ऐसे होता है ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा डायमेंशंस खोलनी होती हैं। लेकिन कई बच्चे सोचते हैं ऐसे में डायमेंशंस खोलनी होती है, शायद इसका मतलब भी ये है कि एक ही बात को अगर मैं घुमा कर कहूं तो वो खो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायमेंशंस खोलने का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने एक क्वेश्चन बताया कि भारत की जो धरोहर है, कला धरोहर, इन सबको संरक्षण की आवश्यकता है। तो अगर ये ऐसे आएगा तो आप इसमें कितनी तरह की कला क्षेत्र हैं वो उस सबका उल्लेख करेंगे, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है इसका उल्लेख करेंगे, ये उल्लेख करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इसको अब संरक्षण की आवश्यकता है, यानी कि डिक्लाइन क्यों हो रहा है, तो सब आप इलैबोरेट करेंगे। लेकिन जब जीएस की हम बात करें तो जीएस में आपको सीमित शब्दों में बात करनी है, मीन्स आप पॉइंटर्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऐसे में आप क्या करेंगे, उस चीज इसको क्या करेंगे, इलैबोरेट करेंगे। जैसे अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो एक ऐसे के डिस्कशन से करेंगे, फिर हम जो आपने ऐसे लास्ट टाइम करके लाए उसको देखेंगे। तो आज का जो ऐसे है वो है इस ऐसे को आप ट्रिपल स्टार की श्रेणी में रखेंगे। कहने का मतलब है काफी इंपॉर्टेंट ऐसे है, केवल विचार ही विचार को हरा सकता है। तो बताएंगे क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, इसमें क्या चाह रहा है आपसे। कितने लोगों को हवा नहीं आई ऐसे की, कितने लोगों को हवा आ गई है, हवा आ गई आपको, तो हाथ उठाइए ना वालों में। तो आपका क्या मानना नहीं है इसमें, क्या करना है ऐसे में? इसमें जो भी विचार हमारे आते हैं तो उन विचारों को हम अपने विचारों के थ्रू ही उनको हम हटा सकते हैं।
अच्छा चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव। अच्छा, और कुछ? क्योंकि ऐसे है तो ऐसे का तो मतलब क्या है, आपको कितने सारे डायमेंशंस को एलैबोरेट करना है, कैसे करेंगे? आप तो पोल साइंस के स्टूडेंट है, चलिए थीसिस एंटिथेसिस की बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या केवल उसी से काम चल जाएगा? नहीं, आई नीड स्ट्रक्चर। पहले तो मुझे बताइए इस बात का मतलब क्या होता है? अच्छा, हाँ जी, अच्छा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आप में से किसी को इस ऐसे के बारे में एक पॉइंट भी ना पता हो, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर आइडिया आ रहा होगा। फिर मैं एक्चुअली डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल इसमें आपको करना क्या है, ठीक है? लास्ट आपकी फर्स्ट क्लास है, क्या लगता है आपको, क्या चाह रहा है एग्जामिनर इस ऐसे में? भावना ही नहीं समझ में आ रही एग्जामिनर? ठीक। रामनिवास जी बताइए, लिख देंगे? ठीक। आपका क्या नाम है? सुनील। हाँ जी सुनील, आपको? अब देखिए, यूपीएससी का ऐसे है तो केवल एक आदमी के विचार वाली बात अगर हम रखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अनिल क्या लगता है? अच्छा, और फिर इसमें एलैबोरेट करने के लिए आप कौन से आयाम बताएंगे, कौन से डायमेंशंस बताएंगे? चलिए, देखिए सुनिए, पहली बात अगर मैं कहूं इसकी स्टार्ट, तो स्टार्ट आप कई सारी कोटेशन से कर सकते हो, ऐसी कोटेशन जो सीधे बताएंगी कि हां आप ऐसे को समझ गए हो। जैसे कि एक विचारक हुए हीगल, हीगल का कहना था कि हमारे सामाजिक ढांचे की रचना विचारों पर ही आधारित है। प्लेटो का कहना था कि वास्तविकता विचारों की ही छाया होती है, वास्तविकता विचारों की ही छाया होती है। हीगल का कहना था आपका जो सामाजिक ढांचा है वो क्या है, विचारों के आधार पर ही बना है। अब ये दो स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई, कोटेशंस बताई, इन कोटेशंस का तो आप यूज करेंगे ही, ठीक है? अब पहले इस कोटेशन को समझते हैं और फिर क्योंकि ऐसे है, ये केवल पोल साइंस नहीं है, ऐसे है, तो यानी कि हमें इसमें क्या करना है, पॉलिटिकल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन और आपका इंटरनेशनल डायनामिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वो सब हम इसमें डायमेंशन, जितनी डायमेंशन आ सकती हैं सब इसमें क्रिएट करेंगे, सबका एक एक पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है? सबसे पहले तो मुझे बताइए, जब मैं ये बात कह रहा हूं कि हीगल ने कहा है कि आपके जो सामाजिक ढांचा है वो विचारों पर ही आधारित है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारी सोसाइटी में मतलब वैसे ही हम करते हैं। अच्छा, सोसाइटी को उससे affect करता है। हाँ जी, आपको कुछ और लगता है पायल, ये यही बात है? हमारे सोच हमारा सामाजिक परिवेश निर्भर करता है। देखिए, एक्चुअल में जो भी आपका सामाजिक ढांचा है, सामाजिक ढांचे से मतलब आप मान लीजिए परिवार है, ठीक है, आपके रिश्ते हैं, आपके रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, तो जो संस्कृति है वो उसकी जो उत्पत्ति है, क्या वो विचारों के बिना हो सकती है? नहीं। कहीं ना कहीं जो विचार हैं उसी के आधार पर तो उत्पत्ति होती है। जैसे कि आपकी हम ट्रेडिशंस की बात करें, जैसे एक टाइम पर जो सती प्रथा था वो अपर क्लास ऑर्थोडॉक्स हिंदूज का एक सामाजिक ढांचा था, वास्तविकता मानी जाती थी, लेकिन आपको नहीं लगता वो एक विचार ही था, एक विश्वास ही था? और बाद में हमने उसको सामाजिक कुरीति घोषित किया और उसके बाद हमने एक नया विचार लाया कि भाई ये जो सती प्रथा है ये एक सामाजिक कुरीति है, और जो दूसरा विचार था उसने पहले विचार को क्या करा दिया, हरा दिया। क्या विचार को, पहले विचार को हराना कोई इतना आसान था? नहीं। विचार को जब दूसरे विचार ने हराया तो उसके लिए हमने कानून भी बनाया। ब्रिटिश अधीन भारत में कानून बने कि नहीं बने? बने। तो कहने का मतलब है सामाजिक ढांचा जो था
वो विचारों पर ही तो आधारित है। जैसे परिवार है, तो परिवार भी एक सामाजिक ढांचा है, मूलभूत सामाजिक ढांचा है, क्योंकि व्यक्ति से बनता है परिवार, परिवार से बनता है समाज, समाज से बनता है देश। तो ऐसे में जो परिवार है वो भी एक विचार पर आधारित है। विचार पर कैसे आधारित है? क्योंकि परिवार की अपनी एक आवश्यकता है। आप परिवार क्यों बनाए हुए हैं, वो इसकी आवश्यकता है, क्योंकि इससे क्या है, एक आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, यानी कि एक आर्थिक स्थिरता आती है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, यानी कि आपकी इमोशनल, समझते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है जी। दूसरा कहने का मतलब है फाइनेंशियल आ गया, इमोशनल आ गया, प्लस फिजिकल स्टेबिलिटी भी आती है। आवश्यकताएं होती हैं, बच्चों को लालन पालन पोषण की आवश्यकता है, बड़ों को भी कुछ सपोर्ट की आवश्यकता है। तो ये सब क्या है, पारिवारिक ढांचे में आ रहा है। तो ये भी तो क्या है, एक विचार है। संयुक्त परिवार भी एक विचार है। अब जो है ज्यादातर फैमिलीज क्या हो रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, तो ये भी एक विचार है। तो विचार के आधार पर सामाजिक ढांचा बना। विचार यह है कि अब भाई संयुक्त परिवार में नहीं रह सकते, अब क्या करना है, न्यूक्लियर रहना, अलग रहना। शादी एक सामाजिक ढांचा है कि नहीं है, ये भी एक विचार के आधार पर ही बना है। विचार क्या था कि भाई हेट्रोसेक्सुअल्स हैं, पहले हेट्रोसेक्सुअल्स के आधार पर ही शादी बताई गई थी, अब तो क्या है, होमोसेक्सुअल्स भी कई जगह क्या है, शादी को अलाउ कर दिया गया। भारत में भी आईपीसी 377 को कंसेंसुअल में डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। तो शादी भी क्या था, एक विचार था, और विचार की आवश्यकता थी, तो इस वजह से ढांचा बन गया। अब शादी की जो विचारधारा है वो भी बदल रही है कि नहीं बदल रही है, बदल रही है। अब उसका भी काउंटर विचार आ रहे हैं कि शादी की क्या आवश्यकता है, बिना शादी के भी तो रह सकते हैं। तो कहने का मतलब है सामाजिक ढांचा कहीं ना कहीं विचारों पर आधारित है कि नहीं है, आधारित है। अगर मैं पॉलिटिकल ढांचे की बात करूं तो एक टाइम पर राजा को ईश्वर का दूत माना जाता था। मैं बात कर रहा हूं मिडाइवल पीरियड की, ठीक है। यह माना जाता कि राजा को, राजा जो बनाया है वो किसने बनाया, ईश्वर ने बनाया, ईश्वर का आशीर्वाद है। और एक तरीके से राजा जो शासन कर रहा है आपके लिए, वो आपके कल्याण के लिए कर रहा है, और ईश्वर ने ऐसा कहा है। अगर राजा अच्छा है आपके अच्छे कर्म होंगे, राजा बुरा है तो आपके बुरे कर्म होंगे। तो कहने का मतलब है राजा में भक्ति जो दिखानी है, ये भी तो क्या था, एक विचार था। क्या उस टाइम पर अगर आप बताते कि लोकतंत्र ही एक सबसे सफल विचार है, तो मुझे बताइए क्या आपको वहां पर तरजीह मिलनी थी? नहीं। आप खुद ही सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में, चाणक्य के पीरियड में आप कह रहे हो लोकतंत्र एक प्रबल विचार है, सबसे अच्छी सरकार लोकतंत्र की सरकार है। तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य इलाज करते कि नहीं करते? बिल्कुल करते, क्योंकि आपका जो विचार था उस समय से बहुत बाद का विचार था। लेकिन उसके बाद जो लोकतंत्र का विचार है, जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई यूरोप में, तो जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया उसके बाद हुई, नहीं अब तो जो है राष्ट्र बनेंगे और लोकतंत्र के आधार पर बनेंगे। तो मुझे बताइए फिर जो राष्ट्र का कंसेप्ट है, लोकतंत्र का कंसेप्ट है, फिर एक वो प्रबल विचार बना कि नहीं बना? और उसने जो राजतंत्र का विचार है उसको हराया कि नहीं हराया? हराया। तो आपको ही नहीं लगता कि जो हमारा पूरा इतिहास है एक्चुअल में वो मूवमेंट ऑफ आइडियाज है, मींस वो विचारों का ही क्रियाशील है, मतलब विचारों की क्रियाशीलता से ही क्या बनता है, आपका इतिहास बनता है। बात पकड़ में आ रही है आप? अच्छा हाँ जी, अब कुछ आइडिया क्लियर हुआ आपको ऐसे का? अभी भी जी हाँ हाँ, नहीं कारण क्या है, इन्होंने एक बात कही कि सर चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में और चाणक्य के पीरियड में मैं लोकतंत्र का विचार लेकर जाता, अगर मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करता तो हो सकता है वो इंप्रेस हो जाते। बात आप जो भी कहें, मुद्दे की बात है यहाँ पर ऐसे जो कह रहा है वो कह रहा है केवल विचार ही विचार को हरा सकता है। तो जो राजतंत्र है वो एक विचार है, और अगर आप राजतंत्र से कुछ नया सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, नया विचार लाना पड़ेगा। तो आप नया विचार लाएंगे। वो एग्जाम्पल तो मैं इसलिए दे रहा था क्योंकि कभी कोई विचार जब सक्सेसफुल होता है, जब नया विचार आता है दूसरे विचारों के ऊपर, तो उसके लिए कई सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, कई सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उस टाइम पर माहौल वैसा होना चाहिए जिससे नए विचार की आवश्यकता हो। मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस ऐसे में शुरुआत तो आप जैसे हीगल, प्लेटो मैंने बोल दिया, उसके बाद आपने ढांचे बताने स्टार्ट कर दिए, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर। आर्थिक आधार पर भी कितनी विचारधाराएं आई, पूंजीवाद, साम्यवाद, ठीक है, समाजवाद, तो ये सब विचारधाराएं हैं। फिर आप इसका काउंटर भी करेंगे, आपको केवल आर्ग्यूमेंट के फेवर में नहीं बात करनी। क्यों? ऐसे ने एक शब्द यूज किया है, इस पर फोकस करना, इसको कई बच्चे छोड़ देंगे, वो है केवल। केवल विचार ही विचार को हरा सकता है। तो आप कहेंगे केवल नहीं है, और भी चीजें की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर आप चाणक्य के टाइम में अपना नया विचार दे रहे हैं, बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से दे रहे हैं, हो सकता है चाणक्य आपसे इंप्रेस ना हो। कारण
क्योंकि केवल विचार ही विचार को नहीं हरा सकता, विचार को हराने के लिए आपको कई और ढांचे भी बनाने पड़ते हैं, प्लस अनुकूलता देखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप में से कितने लोगों ने सुना है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, वेस्टफेलिया की संधि के बारे में सुना है? नहीं सुना? वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं हुई अभी? अच्छा, तो वेस्टफेलिया की संधि के बारे में, तो वेस्टफेलिया की संधि यूरोप में उसने जन्म दिया किसको? राष्ट्र के कंसेप्ट को। लेकिन उससे पहले भी बहुत लोगों ने बात की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन उस टाइम ऐसा क्या हुआ कि उसी टाइम हुआ? बात यह थी कि उस टाइम पर सभी देशों ने सोचा, जो छोटे छोटे वहां पर राज्य होते थे, पूरा राष्ट्र नहीं होता था, तो उन्होंने सोचा कि यार अगर छोटे छोटे हम रहे ना, तो दूसरा कोई भी आक्रमण कर देगा, और आक्रमण लगातार चल ही रहे हैं, तो हम तो युद्ध में ही चलते रहेंगे, कितने साल इसी में बीत जाएंगे। और जब युद्ध चलता है तो अर्थव्यवस्था और समाज को हार्स होता है कि नहीं होता है? नुकसान होता है। तो ऐसे में उन्होंने सोचा अब समय आ गया कि अब एक एथनिसिटी, एक बोली, एक धर्म वाले लोग अगर एक छत्र के नीचे आना चाहते हैं तो एक छत्र के नीचे आ जाएंगे, और उसको हम क्या कहेंगे? राष्ट्र कहेंगे। और ये बात समझे? तो कहने का मतलब जब आवश्यकता पड़ी तभी तो वो आइडिया सही में सक्सेसफुल हुआ। और ये बात समझ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ये है सती प्रथा है, विडो रीमैरिज है, ठीक है? ये जो बुराई है, क्या आपको लग रहा है राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के टाइम में इसके खिलाफ बात उठाई गई? नहीं, उठाई तो बहुत लोगों ने उससे पहले भी उठाई, लेकिन ये लोग सफल हुए। कारण क्या है? उस टाइम पर ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम जो लाए थे, और ब्रिटिश अपने क्वेश्चन भी आज आपका वो उससे रिलेटेड, तो कहने का मतलब जो उपनिवेशवाद हमारे यहाँ है, तो उपनिवेशवाद ने हमारे समाज पर भी प्रभाव डाले। उपनिवेशवाद ने बताया कि देखो तुम्हारे यहाँ ये कुरीतियां चल रही हैं कि विडो की रिमैरिज नहीं होने दे रहे, कि बच्चों की मैरिज कर रहे हो, सती प्रथा कर रहे हो, और आप देखो कि वेस्ट में कैसा कल्चर है। तो वेस्ट के विचार जब यहां पर आए तो यहां पर उनके विचारों के लिए माहौल बना कि नहीं बना? तब जाके आधुनिक विचारों के लिए माहौल बना, और तब जाके उनके जो विचार थे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की इन बुराइयों को हटाओ, तब जाकर वो विचार क्या हुए? सक्सेसफुल हुए। लेकिन उसके लिए भी जो उस टाइम पर वाइसराय होते थे, गवर्नर जनरल होते, उनने साइन करे, एक्ट बनाए और कहा कि कानूनी जुर्म माना जाएगा, तभी जाकर तो कुछ कमी आई। आ रही बात समझ में? तो कहने का मतलब है अगर जो वर्ड हम केवल कहें तो क्या केवल कहना सही होगा? नहीं। अच्छा, और एग्जांपल लीजिए, आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं भारत में नक्सलवाद की समस्या का। भारत में जो नक्सलवाद की समस्या है, क्या आपको नहीं लगता वो एक विचार है? विचार है। मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी पीछे आएगा वर्ड वाद, जैसे नक्सलवाद, माओवाद, साम्यवाद, तो वाद जहां पर भी आता है तो वाद का मतलब ही होती है विचारधारा, आइडियोलॉजी। तो नक्सलवाद क्या है? एक विचारधारा है। नक्सलवाद विचारधारा नक्सलबड़ी वेस्ट बंगाल से जिसका जन्म हुआ है। और कारण क्या था इसका जन्म लेने का? क्योंकि वहां पर लोगों ने देखा कि सरकार के जो ढांचे हैं वहां पर कोई काम नहीं कर रहा, वहां पर तो शोषण हो रहा है, बाहुबलियों का शोषण हो रहा है, प्लस पुलिस का भी कई जगह देखा गया कि पुलिस गरीबों का, दलितों का शोषण कर रही है, क्योंकि बाहुबली ऐसा कह रहे हैं कि उनको हमारे हिसाब से चलाओ। तो इस कारण ये क्या हुआ? विचारधारा उठी। अगर आपने 10 लोगों को मार दिया, नक्सलवादियों को, क्या आपको लगता है कि आप नक्सलवाद को खत्म कर देंगे? नहीं। ये एक विचारधारा है। ये विचारधारा कहती है कि जो राजतंत्र, जो हमारा राज्य है, जो हमारा गवर्नमेंट है, वो एक तरीके से शोषण तंत्र की तरह काम करता है। क्या आपको लगता है हमारा गवर्नमेंट शोषण तंत्र की तरह काम करता है? नहीं। तो हमें उन लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा, और विश्वास दिलाने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे? सकारात्मक कार्य भी करने पड़ेंगे। तो भारत सरकार सकारात्मक कार्य करती है कि नहीं करती है? भले ही नक्सलवादी इलाके हैं, लेकिन हम वहां नक्सलवादी इलाकों में जाकर गांव-गांव में कैंप लगाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, हम सड़कें बना रहे हैं, वहां पर रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये क्यों करा रहे हैं? क्योंकि अगर हमने ये चीजें उपलब्ध कराई तो अब उन लोगों के अंदर वैचारिक परिवर्तन हो पाएगा। अब उनको लगेगा कि भाई नक्सलवादी आज तक कहते आ रहे हैं कि जो सरकार है वो हमारी दुश्मन है और सरकार को तो खत्म करना है, लेकिन अगर यही सरकार उनके सामर्थ्य को बढ़ाए, सामर्थ्य का उत्सर्जन करे, तो मुझे बताइए उससे उनके अंदर जो विचार उत्पन्न होगा वो नक्सलवादी भावना के विचार को हराएगा कि नहीं हराएगा? हराएगा। तो केवल विचार हम उनको दे दे कि नहीं सरकार तुम्हारी तो कुछ होने वाला है, नहीं, हमें सकारात्मक पहले भी करनी पड़ेंगी, तभी तो ये विचार नक्सलवाद का हारेगा। बात पकड़ में आ रही है आपको? तो कहने का मतलब है आपको नहीं लगता है इंपॉर्टेंट है? कितने सारे इसके डायमेंशंस हैं और कितने सारे सामाजिक इश्यूज हैं। अब मार्क्स किसको ज्यादा मिलेंगे? मार्क्स उसको ज्यादा मिलेंगे जो ज्यादा ज्यादा डायमेंशंस को, इश्यूज को कवर करेगा। तो इसको करने के लिए आप एक बार मैंने आपको ऐसे लिखने का तरीका बताया था फर्स्ट क्लास में, आप नहीं आए थे तो मैंने ऐसे लिखने का तरीका बताया था। क्या क्या बताया था? पहले आपको क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, स्ट्रक्चर बनाना है, थीसिस बनानी है,
स्ट्रक्चर और थीसिस में फर्क क्या होता है? थीसिस का मतलब होता है जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ समरी मेरे एस्से की निष्कर्ष जो निकलेगा ऐसा निकलेगा, और फिर आपको क्या करना है, अपना एस्से बनाते रहना है। और प्लस मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन जो होगा वो आपका इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म का मतलब क्या था कि आपको स्टार्टिंग में उसको एलैबोरेटेड व्यू रखना है, और फिर जैसे इंट्रोडक्शन को आप खत्म कर रहे हैं तो आप एक पिन पॉइंटेड पर आ जाएंगे, क्योंकि उस पिन पॉइंट पे आने का मतलब होगा जो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा वो डायरेक्ट उससे कनेक्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको बताया कि हीगल ने ये बात कही, प्लेटो ने ये बात कही, तो इसमें तो आप विस्तार से उस बात को समझा देंगे ऐसी क्यों कही। फिर आप निष्कर्ष करके उस लास्ट को जो आएंगे, मतलब निष्कर्ष नहीं, जो आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ 1 है, तो उसके नीचे वाली लाइनों में आप क्या लिखेंगे, उसमें कहेंगे इस कथन को हम समाज में व्याप्त समस्याओं के अनुसार भी समझ सकते हैं, या उन पर हम अपनी दिशा देखकर भी समझ सकते हैं जैसे, और फिर जैसे में आप एक सामाजिक समस्या को उठा सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और फिर क्या करेगा, वो आपके पैराग्राफ से कनेक्ट भी हो जाएगा। इस तरीके से कनेक्टिविटी, मतलब आपके ऐसे में ब्रेकेज नहीं लगनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि स्टोरी लाइन की तरह जा रहा है, फ्लो की तरह जा रहा है। अगर सामाजिक समस्या है तो एक जगह सामाजिक होनी चाहिए, राजनीतिक समस्या है तो राजनीतिक समस्या एक जगह होनी चाहिए, अगर आपके आर्थिक समस्याएं हैं या संसाधनों से संबंधित समस्याएं वो भी एक जगह होनी चाहिए। और ये बात समझ में, तभी वो काम हो पाएगा। जैसे माल्थस है, ये माल्थस का विचार था कि भाई जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और इस हिसाब से जो संसाधन वो नहीं बढ़ेंगे। अगर संसाधन नहीं बढ़ेंगे और जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो एक दिन क्या होगा, पूरा जो व्यवस्था है वो कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन मुझे बताइए क्या माल्थस का विचार पूरी तरह सक्सेसफुल हो पाया? नहीं हो पाया। कारण मानव जाति ने क्या करा, मानव जाति ने संसाधनों को बढ़ाने की भी कोशिश कर दी। और हमने संसाधनों को कैसे बढ़ाया, हमने एक तो पहले विचार रखा, नहीं संसाधन को हम बढ़ा सकते हैं, रिसोर्सेज को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाया? हमने टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से बढ़ाया। एग्जाम्पल देता हूं, भाई माल्थस ने कहा था जनता बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे। जैसे जनता तो बढ़ेगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और जो रिसोर्स है वो बढ़ेंगे एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। बचपन में पढ़ा होगा ना एपी जीपी, आसान भाषा में वो तेजी से बढ़ रही है, वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर जनता तेजी से बढ़ती जा रही है और खाने जो खाद्य पदार्थ हैं वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे, तो मुझे बताइए एक दिन भुखमरी फैलेगी कि नहीं फैलेगी? फैलेगी। खाद्य सुरक्षा की समस्या आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से इस विचार को हराया, माल्थस की थ्योरी को हराया। कैसे हराया? हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लाए। हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ग्रीन रेवोल्यूशन याद है कि नहीं है, हरित क्रांति, वो लाया हमने। अभी अभी आपको मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी किया था, सेलुलर एग्रीकल्चर। सेलुलर एग्रीकल्चर कहने का मतलब है, वो कह रहे हैं कि भले ही आपके पास जमीन नहीं है, भले ही आपके पास ये नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, लैब में भी अपनी खाद्य सुरक्षा के पदार्थों को बना सकते हो। जैसे उन्होंने मीट को बनाया लैब में, मतलब किसी जानवर का इस्तेमाल नहीं करा, केवल सोमेटिक सेल ली और लैब में मीट बना दिया, और वो कह रहे हैं इस मीट का एक्सपोर्ट होगा। तो मुझे बताइए खाद्य सुरक्षा की समस्या हम अपनी तकनीक से सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो एक विचार को हमने दूसरे विचार के साथ साथ कुछ कार्यों से हराया है। आ रही बात समझ में? तो आपको नहीं लगता कि ये छोटी सी बात लग रही थी और है कितनी गहरी बात और कितनी बड़ी बात है? हाँ जी, बात पकड़ में आ गई आपको? अभी आप में से कोई ऐसा जिसको ये ऐसे ना समझ में आया हो? सबको समझ में आ गया? हाँ जी। जो मैं आपको डिस्कस अभी कर रहा था उसके कीवर्ड्स अगर आपने लिख लिए हैं, उस बेसिस पर अगर आप थोड़ा रिसर्च कर अगर लिखेंगे तो दैट वुड बी फाइन, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा इसमें रिसर्च में आपको आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं देना है। देखिए आपको बहुत कुछ मैनेज करना है, आपको जो इसके गोल्स हैं हमारी क्लास के वो भी मैनेज करने हैं और सब्जेक्ट भी मैनेज करना है, तो आपको आधे घंटे से ज्यादा नहीं देना। जैसे मैं यहाँ पर डेडलाइन में लेकर चलता हूँ तो आप उसी टाइम में काफी कुछ पढ़ लेते हो, और वैसे अगर सोचते हो कि नहीं अब तो ऐसे पर पूरी महारत हासिल करेंगे तो टाइम निकल जाएगा, महारत कुछ नहीं होगी। आ रही है वसन में? और ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। अच्छा, कुछ हो ही नहीं रहा। जी जी, आपकी डायमेंशंस खुलते हैं। जैसे अभी तक आप जैसे पोल साइंस के स्टूडेंट थे तो आपने एक सीमित पोल साइंस के उसमें ही पढ़ा था उसको, हीगल को, ठीक है। लेकिन जब ऐसे आया तो ऐसे में देखिए कितने सारे डायमेंशंस हैं। केवल हाँ 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 कर सकते हैं अगर आप यूज करना चाहें तो। हाँ, लेकिन बस ये है कि झलक जो होनी चाहिए
वो ऐसी होनी चाहिए कि आप जो ऐसे लिख रहे हो वो मतलब सारे डायमेंशंस कवर हो रहे हैं। ऐसा ना हो जैसे मैंने लास्ट टाइम जब आपकी ऐसे की ये क्लासेस ली थी तो मैंने कई बच्चों के ऐसे काटे थे, स्पेशली वो राहुल का, क्योंकि वो पोल साइंस में ही चला जाता था, फिलॉसफी में ही चला, पूरा पोल साइंस ही लिख दिया उसने। तो वैसा नहीं चलेगा, मैं सारे डायमेंशंस कवर करना, फिर इंप्रूवमेंट आ गई थी उसमें। मैं बस आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर ऐसे में आप जो आर्ग्यूमेंट यूज कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं जो जनरल आर्ग्यूमेंट हैं, तो आपके ऐसे का वजन ज्यादा होगा, ठीक है ना। ऐसे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पोल साइंस पे भी ऐसे लिखे जाते हैं, कई सारी मैगजीन में आते हैं, ईपीडब्ल्यू में आता है, तो उसमें अगर आप यूज करेंगे दैट इज गुड। अगर आपको याद ही नहीं आ रहा कोई पॉइंट तब आप उसमें यूज करिए, नहीं तो इतने सारे डायमेंशन मैंने आप, हाँ तो इतने सारे डायमेंशन है तो आप उनका इस्तेमाल करिए, ठीक है ना जी। आप पॉइंट्स की जगह अगर पैराग्राफ चेंज कर दें, पैराग्राफ चेंज करके लिखें तो बेटर होगा। हाँ जी, इस ऐसे को कर लेंगे आप। साइड में अगर देना चाहें तो साइड में दे सकते हैं, छोटे फॉर्म में। हाँ साइड में कोशिश ये करिए कि बीच में स्ट्रक्चर चेंज ना हो ऐसे का। मतलब देखिए एक सवाल है इनका, मैं जरा बता दूं आपको। इनका कहना है कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि इंट्रोडक्शन लिखा फिर आधे पेज का बना दिया फ्लो चार्ट। नहीं सर, ऐसे लाइन डाल के और सोशल इकोनॉमी वो आप बना दीजिए, वो आप बना दीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए कि आपका जो पेज है वो वेस्ट ना हो उसमें। एक लाइन में अगर आप ऐसे बनाना चाह रहे हैं वो आप बनाइए जिससे एग्जाम को लग जाए कि हाँ ठीक है आपने डायमेंशन को कवर करा है। लेकिन ऐसे का मतलब फ्लो होना चाहिए। अगर आपको अपना इवैल्यूएशन करना हो ऐसे का, तो ऐसे का इवैल्यूएशन स्ट्रक्चर पे भी होता है, फ्लो पे भी होता है। फ्लो का मतलब होता है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एक विचार यहां पर लिखा आपने फिर उससे रिलेटेड विचार फिर आप नीचे भी लिख रहे हैं, वो विचार तो वहीं पे कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो इस चीज का आप जो है खास ध्यान रखेंगे। अभी चलिए हम देखते हैं इन ऐसे को जो हमारे सामने आए हैं। जी हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसे आप अगर इस बात का काउंटर करना चाहते हैं तो आप मार्क्स को भी कोट कर सकते हैं। मार्क्स ने कहा है कि जितने विचारकों ने ये कहा है कि विचार ही सब कुछ है, मार्क्स ने कहा विचार नहीं है, वास्तविकता भौतिकवाद ही सब कुछ है। तो अगर काउंटर में आप करना चाहिए, काउंटर में भी काफी कुछ है, लेकिन मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ओपनिंग ऐसे करनी है और काउंटर आपको इन पॉइंट्स पर करना है। हाँ जी, नहीं दे सकते हैं, बस मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट बताई आपको। ओपनिंग में अगर आप किसी कोट को यूज कर देते हैं, जैसे मैंने हीगल की कोट बताई कि आपका जो सामाजिक ढांचा है वो विचारों पर ही बना हुआ है। प्लेटो की बताई कि आपकी जो वास्तविकता है वो विचारों की परिछाया है। तो ऐसे में क्या होता है, एग्जाम को लगता है कि हाँ आप एग्जैक्ट बात को कम शब्दों में आपने बयां कर दिया है। तो जब मैं ऐसे की बात कर रहा हूं तो हर ऐसे से संबंधित कुछ कोटेशंस आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है ना। एजुकेशन पर कोटेशंस पता होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, गरीबी, लैंगिक असमानता, जाति प्रथा, और जो फिलोसफिकल वाले दर्शन शास्त्र वाले ऐसे होते हैं ये, इन सब पर आपकी कुछ कुछ कोटेशंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। मतलब इस पर ऐसे आया तो मैं इन कोटेशंस को लगाकर आऊंगा जहां पर ये फ्लो में बैठेंगे। आदि बात सुने, इससे वेट बढ़ता है ऐसे का। कितने लोगों ने ऐसे किया लास्ट वाला, कितने लोगों ने नहीं करा? आपने कर लिया साइड में? तो आप कैसे करेंगे, मतलब क्या किया जाए आपके साथ जिससे आप कर लें? हाँ, और अभी मैं जब थोड़ा लेट आया हूं तो उस दौरान आपके पास टाइम था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उस टाइम पर जो आपका बचा हुआ काम है आप वो कंप्लीट कर रहे होंगे। तो क्या किया जाए आपके साथ जो आप कर लें? एंट्री ऐसे वालों की कराई जाए नेक्स्ट टाइम से। देखिए मुझे तो रिजल्ट लाना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्लास भरी हुई है नहीं हुई है, मुझे फर्क पड़ता है कि इतने बच्चे थे यहां पर मिले थे और यहां पर पहुंचाए गए हैं, मुझे इससे फर्क पड़ता है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो मैं कर नहीं पाऊंगा, फिर वो पर्पस डिफीट हो रहा है। बताइए व्हाट शुड वी डू? इनाम रखा जाए या फिर
बाहर निकाला जाए, जो आप चाहते हैं वो करेंगे, लेकिन करना कुछ ना कुछ पड़ेगा। जी, सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल। सॉफ्ट पावर ही तो है ये, पिछली बार भी कहा, अब भी कह रहा हूं, ये सॉफ्ट पावर है। तो सॉफ्ट पावर जो है, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी याद में कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों का मिश्रण कई बार यूज करना पड़ता है। क्या किया जाए भाई, क्या आइडिया है अंकित, क्या किया जाए? आप लिख के लाए होगे? अच्छा अच्छा। मैंने आपसे कहा आप बेकार लिखें, अच्छा लिखें, वो तो मेरी ड्यूटी है ना उसको इम्प्रूव करना। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए। भाई आपको आईएएस बनना है, तो आईएएस बनने के टाइम पर ऐसा होता है, आपके पास सभी संसाधन हर जगह मौजूद नहीं होते, आपको सॉल्यूशन डिराइव करने पड़ते हैं। तो वहां तो इतने कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को झेलना है आपको, तो यहां तो एक छोटा सा चैलेंज था, एक ऐसी तो लिखना था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बड़ा फर्क डालती हैं आपकी पर्सनैलिटी पे। चलिए नेक्स्ट टाइम से ऐसा करते हैं कि जो ऐसे लिखकर लाएंगे वो क्लास में बैठें, और जो ऐसे लिखकर नहीं लाएंगे वो कहीं और बैठें और ऐसे पूरा करके फिर एंट्री करें। ठीक है, चलिए। आज का वर्तमान अतीत का ही आयाम है। हमारा अतीत ही स्वयं को बढ़ाकर वर्तमान बन गया है। हम अतीत हैं, हमारा आशय वास्तविकता से है। एक विद्यालय के 9वीं कक्षा से एक अध्यापक ने 8 छात्रों का एक समूह बनाया, जिनके नाम थे रोहित, शुभम, मोहित, यश, हिमांशु, दीपक, रवि, प्रथा। इन छात्रों को एक विषय दिया, आज का वर्तमान अतीत का ही आयाम है। अध्यापक ने पहले इस विषय की प्रस्तावना निम्न प्रकार दी। वर्तमान में मनुष्य का व्यवहार कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी संस्कृति, जीवन जीने का तरीका, मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन व चेतना मनुष्य के अतीत का ही एक रूप होता है। हालांकि मनुष्य अपने अतीत को निरंतर बदलने का प्रयासरत रहता है, लेकिन हालांकि मनुष्य अपने अतीत को निरंतर बदलने के लिए प्रयासरत रहता है। कौन सी जादू है आपके पास अतीत को बदलने का? अरे मुझे बताइए, तो वर्तमान को बदलते हैं ना, अतीत को कहां? देखिए शब्दों का ही सारा खेल है। अगर आप इस लाइन को लिखना चाहते थे तो आप ये कह सकते थे, हालांकि मनुष्य अपने अतीत का प्रभाव वर्तमान पर बदलने के लिए प्रयासरत रहता है, तो आपका ठीक होता। अतीत को कैसे बदलोगे भाई? कोई टाइम मशीन है आपके पास कि अब मैं पास्ट में जाऊंगा? प्रस्तावना देने के बाद अध्यापक ने समूह के प्रत्येक छात्र को एक एक आयाम पर चर्चा करने के लिए कहा। जैसे रोहित को सांस्कृतिक आयाम पर, शुभम को सामाजिक, मोहित को राजनीतिक, यश को पर्यावरण से, कहानी देख रहे हैं ऐसे भी, रवि को आर्थिक, प्रथा को अंतर्राष्ट्रीय आयामों पर चर्चा करने के लिए कहा। रोहित के द्वारा प्राचीन भारत में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म का उद्भव हुआ, जिससे भारत में कई धर्मों का प्रचलन शुरू हुआ था। प्राचीन भारत में हड़प्पा संस्कृति का एक विशाल रूप था। उस समय पशुओं, पेड़ पौधों, अग्नि, वरुण देवता व देवियों को पूजा जाता था। मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ, जिससे मुस्लिम धर्म उभरकर सामने आया। अच्छा मुझे बताइए कि मध्यकालीन भारत में जो मुस्लिम धर्म का प्रभाव हमारे शासन पर हुआ, क्या वो मुगल साम्राज्य से हुआ या उससे पहले भी कुछ हुआ था? दिल्ली सल्तनत का पीरियड तो उससे पहले ही था। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली सल्तनत के पीरियड का भारत की सांस्कृतिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? पड़ा है। तो ये हिस्टोरिकली क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए। मुगल काल में राजाओं ने बसना शुरू किया। मुगल काल में राजाओं ने बसना शुरू किया, उससे पहले बेघर थे। मतलब ऐसे राजा जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुगल जो काल था उसमें जो मुगल राजा थे उनका बसना शुरू हुआ था। मुगल राजा का बसना शुरू, उससे पहले तो सर अफगान में, ईरान, ये सब इधर थे। पहले तो सर आर्य समाज था, उसके बाद। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुगल काल के टाइम पर भारत में राजतंत्र नहीं होता था, राजतंत्र उसके बाद आया, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसे नहीं कह रहा, मतलब मुगल काल जो आया, मुगल काल के जो राजा थे वो मध्यकाल में आए थे, ये कहना चाह रहे हैं।
मुगल जो राजा थे वो मध्यकाल में ही मुगल काल के राजा, पहली बात तो मुगल काल के साथ मुगल फिर मुगल राजा थे। राजा शब्द ना यूज करें कि शासक शब्द यूज करें। अन्य धर्मों से विवाह, सांस्कृतिक संबंध, भाषा, रहन सहन आदि रीति रिवाजों में कुछ को थोपे गए, कुछ स्वयं भी अपनाए, जिस कारण आपसी भेदभाव की आशंकाएं बढ़ने लगी। अब देखिए शुभम, आपका जो स्ट्रक्चर है ऐसे का इस बार वो अच्छा है, स्टोरी लाइन लेकर जा रहे हो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या है कि अभी कुछ चीजों में ना आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। जैसे जहां पर आप ये कह रहे हैं कि धर्म से विवाह, सांस्कृतिक संबंध, भाषा, रहन सहन आदि, कहने का ये कि बसने आए थे। हाँ बसने आए थे, तो मैं वही कह रहा हूं जो आपका, देखिए कई बार क्या होता है, आपके पास कंटेंट होता है, स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन होता है, अभिव्यक्ति होती है, वो कन्विंसिंग नहीं होती। आ रही बात समझ में? और ऐसे में आपको कन्विंस करना है, आपको ये दिखाना है कि हाँ इस मुद्दे पर आपके जो विचार इतने ज्यादा क्लियर हैं कि आप कहीं पर भी बोलेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो जब आप ये वाली बात कह रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल दीजिए उसी जगह पर। कुछ आगे तो आपने एग्जाम्पल्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे आपने कहा मुगल काल में ताजमहल, लाल किला को बनाया गया जो सांस्कृतिक धरोहर के रूप में है। मुगल काल के राजाओं ने भारत में विदेशी आक्रमण होने से बचाया, और टीपू सुल्तान की आपने राज्य के प्रति भक्ति एक प्रेरणा का स्रोत है। लेकिन औरंगजेब के अच्छा, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ऐसे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा है इस वाले पैराग्राफ से। तो मैं सिर्फ उसमें मध्यकालीन की बात करूंगा कि वक्त में कोई आपके जो पॉइंट हैं वो डायरेक्ट आपको ये दिखाने चाहिए कि हाँ इसका प्रभाव वर्तमान पर पड़ रहा है, इसका प्रभाव वर्तमान पर पड़ रहा है। और जैसे आपने कहा टीपू सुल्तान ने अपने राज्य के प्रति भक्ति की प्रेरणा का स्रोत बताया, तो मतलब इससे ऐसा लग रहा है कि अपने राज्य के प्रति भक्ति अगर किसी ने बताई है तो टीपू सुल्तान ने बताई है। नहीं सर, जो उस टाइम पे मध्यकाल में जो टीपू सुल्तान ने एक एग्जाम्पल सेट किया था वो तो सर क्या ये राज्य के प्रति भक्ति क्या आपके प्राचीन काल में नहीं थी? थी। जो राजधर्म शब्द की अवधारणा है उसका जन्म तो पहले ही हो चुका था, राजधर्म तो वो तो पहले ही हो चुका था। तो कहने का मतलब राज्य के प्रति भक्ति जो है वो तो पहले से आ चुकी थी। तो ये वाला थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू विरोधी कार्य होने से हिंदू मुस्लिम में भेदभाव बढ़ने लगा। ये ठीक लिखा आपने। आधुनिक भारत, अंग्रेजों ने अकबर, महाराणा प्रताप, औरंगजेब, शिवाजी के युद्धों को हिंदू मुस्लिम रूप दिया। अंग्रेजों द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली, मोर्ले मिंटो सुधार 1909 लाया गया। कूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई। गांधी जी ने संस्कृति को सहेजने की व हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही। आजादी के समय विविधताओं से भरे 565 राज्य रजवाड़ों, देखिए जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना ये आपसे पूछूंगा भी जो नहीं लिख के लाए, ठीक है, तो इस वजह से एंटीने खुले रहने चाहिए आपके। आजादी के समय विविधताओं से भरे 565 राज्य रजवाड़ों को एक साथ मिलाना और साथ साथ चलना एकता का प्रतीक है। वर्तमान भारत में हिंदू धर्म में महाभारत में दिए गए श्री कृष्ण द्वारा उपदेशों से प्रेरणा लेते और रामायण के आधार पर सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया गया है। मध्यकाल में हुए हिंदू मुस्लिम मतभेदों का नतीजा आज हमारे सामने बाबरी मस्जिद का मुद्दा है। लेकिन भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता अनुच्छेद 25-26 जैसे प्रावधान है जो विविधताओं में एकता को दर्शाते हैं। वर्तमान में बौद्ध धर्म के उपदेशों से भारत सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है और इनके उपदेशों से लोगों को, हाँ अगर मैं बात करूं जो वर्तमान वाले में जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं ये डायरेक्ट जो टॉपिक से कनेक्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्ट टॉपिक से कनेक्ट कर रहे हैं। फिर शुभम ने सामाजिक आयाम बताए। प्राचीन काल में प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति में ऊंच नीच दिखाई जाती है। उस समय मात्र सत्तात्मक व सत्तात्मक देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन था। उस समय वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, लेकिन बौद्ध व जैन धर्मों ने वर्ण व्यवस्था को खत्म कर महिलाओं सहित सबके सम्मान व समान अधिकार की बात की। महिलाओं की स्थिति मध्यकाल में मिश्रित थी। महिलाओं को मानसिक रूप से पुरुषों से हीन माना जाता था। उनसे पति की सेवा की अपेक्षा की जाती थी। भूमि परिवार सम्मान के लिए अतिक्रमण राजपूतों की विशेषता थी। बिहार से नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में धर्मनिरपेक्षता शिक्षा दी जाती। आधुनिक भारत में आपने बताया समाज में चली आ रही मूल रूप से सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुविवाह न होना, बाल विवाह की कुरीतियों पर सुधार की कोशिश शुरू की गई। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, मंगल पांडे, राजा राम मोहन राय प्रमुख थे। अब इसी बात को जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसी बात को मतलब आप क्या कर सकते थे, जब जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर कह रहे हो तो आप क्या करते थे, उनको कनेक्ट कर देते पास्ट से। जैसे इन लोगों ने वो देखा, अपने पास्ट के आयाम देखे और उसके आधार पर फिर इन्होंने क्या करा, बदलाव करा। तो कहने का मतलब तो थोड़ा बेटर कन्विंसिंग होता।
अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बेस्ड हो रहा है। अंग्रेजों द्वारा बुनियादी ढांचा जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर काम शुरू किया गांधी जी ने। अब ये आपको नहीं लगा थोड़ा इन्फॉर्मेशन हो रहा है? मीन्स एक तो होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन दे, देखो ये मैं दे रहा हूं प्राचीन काल की इन्फॉर्मेशन, फिर दे रहा हूं मैं मध्यकाल की इन्फॉर्मेशन। सर जो ये आयाम दिए मैंने उसे भी मैंने वर्तमान के मतलब जो मैंने तीनों आयाम दिए उसके बाद मैंने वर्तमान का आयाम दिया, उसे कनेक्ट करके लगभग भारतीय संविधान में सामाजिक शैक्षिक स्तर से पिछड़े लोगों को आरक्षण, महिलाओं, अगर आप ये नीचे वाले में वर्तमान में दे रहे तो वर्तमान में फिर उन पॉइंट से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है ना मैंने क्योंकि अतीत से हमें कनेक्ट करना है ना प्रेजेंट को, तो इसलिए मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। लिख- मैं फिलोसफिकल बात नहीं लिख सकता। हाँ बस नहीं, आर्ग्यूमेंट तो लिख सकते हैं ना। तो आर्ग्यूमेंट मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप मिडाइवल में पॉइंट आप सही लिख रहे हो बट उसको आर्ग्यूमेंट के नेचर में लिखते कि ऐसा हुआ था, इसका प्रभाव इस प्रकार पड़ा, फिर वर्तमान में जाते तो आपको नहीं लगता एक फ्लो बनता। और फिर जो आप जैसे बता रहे हो कि आरक्षण, महिलाओं बच्चों को अलग प्रावधान की बात की गई, अनुच्छेद 15, 39A, 47, 17 में भेद, तो कहने का मतलब हमने पास्ट में सब देखा फिर इस पर हुआ। तो जैसे अंबेडकर जी ने जो कहा उसको आप 17 से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते, कनेक्ट नहीं हुआ। आपने पॉइंट तो लिखा, देखो अंबेडकर मैंने बता दिया, फिर देखो मैंने वर्तमान में ये बता दिया, तो कनेक्शन इज मिसिंग। देखिए जो इनकी गलतियां वो आपको समझ में आ रही हैं सबको, क्योंकि वो गलतियां जो अमूमन हम सब करते हैं, कहीं ना कहीं करते हैं, लेकिन जब आप सबके सामने आ जाती हैं तो फिर आप फिर वो करोगे नहीं। जब अवेयर हो जाते हो फिर गलतियां नहीं करते। मोहित के अनुसार राजव्यवस्था आयाम, उत्तर वैदिक काल में राजा का निर्वाचन व राजा का दिव्य शक्ति प्रदान माना जाता था। वंश के आधार पर आंशिक तौर पर राजा चयन होता था, ये आपने बता दिया। गणराज्य के बारे में बता दिया। फिर आपने बताया तत्कालीन समय में कुछ हद तक मजबूत साम्राज्य की अनुपस्थिति, ठीक है, ये बता दिया आपने। फिर आधुनिक भारत में सुनिश्चित करने भारतीय विविधता, ठीक ठीक ठीक। फिर आपने 73 का एक्ट और ये सब, फिर इन्फॉर्मेशन ज्यादा आ गई, लेकिन हाँ कनेक्ट हो रहा है पॉइंट आपका थोड़ा सा। भारत सरकार अधिनियम का दिखाया जाता है, जैसे मूल प्राचीन भारत में दिखाई देती है। भारतीय संविधान में संप्रभुता, अखंडता लेकर आगे बढ़ा है। आर्थिक आयाम, भारत का इतिहास 5000 साल पुराना है और इसमें बहुत सारी संस्कृतियां, सभ्यताओं का प्रचलन था। प्राचीन, मध्य, आधुनिक भारत में बहुत सारी कुरीतियां व अच्छाइयां भी, जिनका प्रभाव आज भी वर्तमान में देखा जा सकता है। आज भारत को पर्यावरण के पुराने अभ्यासों को आत्मसात करने की जरूरत है। आज भारत को कलात्मक व संस्कृति की ओर देखने की जरूरत है, जिससे हम अपने अतीत पर गर्व कर सकें, क्योंकि समाज के अतीत से ही सभ्य व असभ्य समाज की पहचान होती है। भूतकाल के सांचों को तोड़ डालो, वर्तमान उनकी स्वाभाविक शक्ति और मूल भावना को सुरक्षित रखो, अन्यथा तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। अरविंद। अरविंद कौन? अरविंद केजरीवाल जी। समूह के सभी छात्रों ने एक एक करके अपने अपने आयामों पर चर्चा की, लेकिन यह समूह एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है। सभी छात्रों ने अध्यापक से निष्कर्ष देने का आग्रह किया। तो देखिए, अगर ऐसे का स्ट्रक्चर कहें तो ऐसे का स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा है, क्योंकि सभी आयाम क्या करें, स्टोरी लाइन में डाल दिए और एक एक बच्चे ने कर दिया। मैंने आपको कहा था कि ऐसे में स्टोरी लाइन होनी चाहिए, फ्लेयर होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता है फ्लेयर अच्छा था? फ्लेयर अच्छा था, बस कनेक्टिविटी मिसिंग थी। कई जगह पर बस इन्फॉर्मेशन आ रही थी। वो कनेक्टिविटी वाला जो एंगल आप लाएंगे तो रिफाइन हो जाएगा। कई जगह पर जैसे आपने जो जनरल बातें कही, उसमें डायरेक्ट अगर आप आर्ग्यूमेंट को लाएंगे तो आपका बेहतर हो जाएगा। तो इन चीजों को नेक्स्ट में आप इंप्रूव करना। बाकी ये ऐसे अभी तक का आपका बेस्ट है, क्योंकि आपके ऐसे में इतने देख चुका हूं। ठीक है, एक और लिखा आपने? हाँ जी सर ये जो इन्होंने लिखा जैसे एंशिएंट का पहले इन्होंने बताया जी तो जी अभी जो प्रेजेंट में हुआ है वो जी। क्या क्या लिखे क्या उससे कनेक्शन मिसिंग था। कनेक्शन इन द सेंस, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे उन्होंने बताया सामाजिक आयाम में गांधी जी ने समाज में पिछड़े लोगों को पीपल ऑफ गॉड कहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा मैंने कहा कि हमेशा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, आर्गुमेंट डालो और प्रभावशाली होनी चाहिए। पिछड़े लोगों ने दलितों को हरिजन कहा। हिंदी का ऐसे लिख रहे हो, पीपल ऑफ गॉड क्यों लिख रहे हो भाई? हरिजन जब शब्द आपके पास है, या अटक गए हो कहीं हिंदी अंग्रेजी के बीच में? अटक गए हो? हरिजन शब्द लिखो। गांधी जी ने तो हरिजन सेवक संघ का भी तो स्थापना की थी। हरिजन लिखो और दलित समाज लिखो, पिछड़े मत लिखना। पिछड़े लिखो गलत हो जाएगा, उसमें तो आपके ओबीसी वाले भी आ जाएंगे।
जो बाद में अवधारणा आई मंडल कमीशन के बाद, तो ये चीजें लिखेंगे आपको। फिर जैसे इन्होंने कहा अंबेडकर जी ने भी दलितों की मांग गोलमेज सम्मेलन में पुरजोर तरीके से उठाया, अंत में आते आते उनके आरक्षण की बात की। तो अब जैसे ये जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज को आर्गुमेंट में अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सब। जैसे उन्होंने लिखा अंबेडकर जी ने सभी दलितों की मांग गोलमेज सम्मेलन मांग को पुरजोर तरीके से उठाया और अंत में उनके आरक्षण की बात की। तो आप ये लिख सकते थे इसमें, अंबेडकर जी जो गोलमेज सम्मेलन में दलितों द्वारा कई सदियों से झेले जा रहे शोषण के एक प्रखर नेता थे, उन्होंने इन सब कुरीतियों को कानूनी तलवार से तोड़ डालने की मांग गोलमेज सम्मेलन में की। तो आपको नहीं लगता कि अब यही इंफॉर्मेशन का एक आर्ग्यूमेंट बन गई है? अब क्या है, वो आर्ग्यूमेंट बन गई। और हाँ सिंपल, लेकिन सिंपल का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप आर्ग्यूमेंट मिस कर दो। मतलब कहने का मतलब है, एक तो होती है इंफॉर्मेशन देना और एक होती है दूसरे को अपनी बात को कन्विंस कराना। तो आपको कन्विंस कराना होगा। जब मैंने एसए की पहली क्लास की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था आर्ग्यूमेंट को रखने के लिए 3 तरह की अपील होती है। आप 3 तरह की अपील से अपनी बात से एग्जामिनर को कन्विंस करा सकते हो। पहली अपील आपको बताई थी रेशनल अपील, यानी कि तर्क आधारित अपील। दूसरी आपको बताई थी इमोशनल अपील, यानी कि भावना आधारित अपील। और तीसरी आपको बताई थी नैतिकता की अपील, यानी कि एथिकल अपील। अगर आप अपने आर्ग्यूमेंट में ये ध्यान रखोगे कि यार मैंने आर्ग्यूमेंट में इन तीनों में से कौन सी अपील का इस्तेमाल करा है, तो तब जाके आपका जो पॉइंट है उससे एग्जामिनर क्या होगा, नैतिकता आधारित अपील। अब जैसे तीनों में डिफरेंस क्या है? तर्क आधारित अपील में आप किसी बात का जब खंडन करते हो तो उसके आधार पर तर्क देते हो कि इस वजह से बात गलत है। जब आप इमोशनल अपील करते हो तो आप उसमें इमोशंस की बात करो। जैसे अगर मैं दलितों की बात करूंगा तो दलितों की, अगर मैं रेशनल अपील की बात करूंगा तो रेशनल अपील में क्या आएगा, भाई प्रकृति ने सभी इंसानों को समान बनाया है और प्राकृतिक अधिकारों के तहत सभी क्या है, समान है। तो ये तो क्या होगी, रेशनल अपील है। अब इमोशनल अपील क्या होगी? इमोशनल अपील ये होगी कि यही दलित समाज सदियों से उच्च वर्ग, जाति व्यवस्था में एक बनाए गए उच्च वर्ग के शोषण झेलते आ रहा है, जिस कारण ये मूलभूत मानवीय गरिमा, आर्थिक संसाधन, इन सबसे क्या रखा गया है, वंचित रखा गया है। इवन इनके घरों को भी गांव से दूर इलाकों में बसाया जाता था और इनको अशुद्ध माना जाता। तो आपको लगता है इसमें इमोशंस वाले एंगल आ गए? अब नहीं कर सकते। मैंने उसी ऐसे में ये बताया था कि आपको ज्यादा इसका करना है, रेशनल का करना है और एथिकल का करना है। इमोशनल का आप कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। तीसरा मैंने आपको बताया था एथिकल अपील, नैतिकता की अपील। नैतिकता की अपील में मैंने आपको यह बताया था कि नैतिकता की अपील में आपको जो भी बात कहनी होती है सही और गलत आदर्शों के आधार पर बतानी होती है। तो नैतिकता की अपील में जैसे आपको बताया था कि देखिए भारतीय संविधान सभी को समान अधिकारों की बात करता है, या विधि के समक्ष समानता है, विधि का समान संरक्षण है। तो यहां पर ये हमारे समाज के क्या एथिक्स हैं कि नहीं है? तो हमारे संविधान ने भी आपकी कुछ नैतिकताएं निर्धारित करी हैं। जैसे अभी जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की नैतिकता समाज की नैतिकता पर निर्भर नहीं होगी। तो जब ये शब्द सुप्रीम कोर्ट यूज कर रही है तो आपको भी ये आर्गुमेंट जो है आपके बिल्कुल वोकैबुलरी में आ जाने चाहिए। तब आप अगर लिखेंगे ना तो आपको मार्क्स जो है मेंस में ज्यादा मिलेंगे। यही डिफरेंस होता है जो बच्चे केवल नोट्स रटते रह जाते हैं या जो आपके बुक रटते रह जाते हैं, फिर वो लगता है कि यार इतने बारीक से फासले से कैसे रह गए। और मेंस में भी अगर आप रोटन लिखोगे बुक्स में से जो आपको पॉइंट मिल रहे हैं, तो बुक्स में तो कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कॉम्पिटिशन है और कॉम्पिटिशन में अपने आप को रिफाइन करते रहना। इन अपील्स का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात? शुभम समझ में आ गई बात? अब इसको अगर आप नीचे कनेक्ट करते तो देखिए ये तो इन्होंने, मैंने बताया अंबेडकर ने बताया इन्होंने आधुनिक काल में। वर्तमान में कनेक्शन से क्या मतलब है? आप ये कहते कनेक्शन में कि अंबेडकर जी जैसे प्रखर नेताओं ने दलित समाज के मुद्दों को
मुख्य धारा के मुद्दे से जोड़ा, जिसके फलस्वरूप भारतीय संविधान ने इनको सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक न्याय से संबंधित प्रावधान दिए। आ रही बात समझ में? तो तब आपका ये क्या होता, बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता। तो आपने क्या करा, जब ये वाली बात कर दी आरक्षण वाली, इसके बाद आपने कहा कि भारतीय संविधान ने सामाजिक शैक्षणिक स्तर से पिछड़े लोगों को आरक्षण, महिला, बच्चों, वो डायरेक्ट आपको क्या करना था, अंबेडकर से जोड़ना था। और जब पिछड़ा शब्द और दलित शब्द दोनों बातों को क्या करना, अलग अलग इस्तेमाल करना, तो आपका थोड़ा जो है ये करेक्ट हो जाता है। क्लियर है बात? ये छोटी छोटी गलतियां जो हमको रिफाइन करते हैं, बारीकियां हैं। उम्मीद करता हूं ये ऐसे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लीजिए जरा, अब जरा एक क्वेश्चन हो जाए। जी, जिसको अगर चेक कराना हो और दूसरी कॉपी में हो तो मुझे दे दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी आपका चेक कर दूंगा जब मैं आपको क्वेश्चन देकर फ्री होऊंगा। हाँ हाँ, काउंटर, जिसका काउंटर बनता है, मींस ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ चीजें भाई संविधान के हिसाब से हैं और संविधान के साथ संविधान का काउंटर थोड़ा ना कोई करेगा ब्यूरोक्रेट, नहीं। इसको ऑन है, इसको नीचे करेंगे जरा। चलिए, तो आप सभी मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़कर आए हैं एटलीस्ट, मैं मानकर ये चल रहा हूं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज नहीं किया? सबको तरीका भी बताया था, क्रोनोलॉजी दिमाग में आ जानी चाहिए। चलिए, बाकी सबने कर रखा है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसी आधार पर यूपीएससी क्वेश्चन बना देती है घुमा फिरा के। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या कारण था कि 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते नरम दलीय अपनी घोषित विचारधारा व राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल हो गए थे? क्या लगता है क्या आएगा इसमें? अब देखिए, जैसे ये मेंस का क्वेश्चन है और आपको से 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो यू नीड सम पॉइंट्स। कौन से काम, और क्या केवल काम में सफल ना होना ही एक कारण था या फिर और भी कारण थे? हाँ, बताइए क्या क्या पॉइंट लिखेंगे आप? जो धर्म जनता वो पहले विकास से तो वो ना एक जो जनता है, जो आम जनता उसे पहुंचने में नाकाम रहते हैं, उनके पास अपनी विचारधारा को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाए। चलिए, सबसे पहली बात तो हमारे दिमाग में आना चाहिए स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, बॉडी में क्या करना है, कंक्लूजन में क्या करना है। इंट्रोडक्शन में आप ये ध्यान दीजिए, ये बात कर रहा है 19वीं शताब्दी के अंत तक आते आते। इससे पहले भी ये क्वेश्चन दिया गया कई बच्चों को, और इस क्वेश्चन में बच्चों ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन की बात की। स्वदेशी आंदोलन की हम कब की बात कर रहे हैं? 1905 की। 1905 की याद हो गया ना, बंगाल का विभाजन, उसके बाद स्वदेशी, और इस 1905 के जो स्वदेशी आंदोलन था, इसके बाद जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर्स थे उनको भी बल मिल रहा था। तो ऐसे में मुझे बताइए, आप में से कितने लोग स्वदेशी को इसमें लिखने वाले हैं? लिखने वाले हैं? ऐसा नहीं है।
कि साल में एक बार अपना सम्मेलन करते थे, गाँव के दूर दराज लोग दूर रह जाते थे, जिनका इनकी विचार जनता से नहीं बोल पाते थे, और मतलब एक ऐसा चीज है जो तत्कालिक प्रभाव देखना चाहते हैं। ये तो आपका बिल्कुल ठीक बात है। स्वदेशी का उल्लेख मत करना, क्योंकि स्वदेशी 1905 है। 1905 का मतलब 20वीं सदी है, और ये 19वीं सदी के आखिरी में आते आते की बात की गई है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे असल में नरम दल गरम दल के बारे में 1905 वाला जो पीरियड और 1907 का वो स्प्लिट, वो बच्चों के दिमाग में छपा रहता है, और जब भी आती है बात तो उसको चिपका के आता है बच्चा। लेकिन यही चीज यूपीएससी देख रही है कि आप बारीकी पर ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो स्ट्रक्चर में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो भारत का जो स्वाधीनता संग्राम है उसको कुछ इतिहासकार 3 वर्गों में बांटते हैं, 3 समय की धारा में भी बांटते हैं। जैसे एक होता है स्वदेशी आंदोलन से पहले का स्वाधीनता संग्राम, एक होता है स्वदेशी से लेकर आपकी जो होम रूल मूवमेंट है वहां तक का आपका स्वतंत्रता संग्राम, और उसके बाद गांधीयन ईरा। ये 3 तरीके से देखा जाता है। तो मुझे बताइए यहां पर जो बात हो रही है, यहां पर क्या हो रही है? स्वदेशी से पहले की बात है। स्वदेशी 1905 में आई, उससे पहले की बात होगी। तो उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले कुछ ऐसी बातें थी, आप कोट कर सकते हैं लॉर्ड डफरिन को। लॉर्ड डफरिन ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत में इस समय जो नरम दलीय नेता हैं, पहली बात तो ये नरम दलीय जो नेता है, नरम दल गरम दल, ये कोई ब्रिटेन ने नहीं बनाया था टर्म, ये तो फिर इतिहासकारों ने बना दिया और उस टाइम के पत्रकारों ने भी बनाया। तो उन्होंने कहा कि नरम दलीय जो नेता हैं वो एक्चुअल में भारत का केवल एक अल्पसंख्यक वर्ग के ही नेता हैं। भारत के एक केवल अल्पसंख्यक वर्ग के नेता, और यहां पर अल्पसंख्यक का मतलब कोई धर्म जाति से नहीं था, यहां पर अल्पसंख्यक का मतलब केवल संख्या से था, और वो संख्या थी उच्च वर्ग। आ रही बात समझ में? तो इससे पहले एग्जामिनर को आपने बता दिया, हाँ आपको पकड़ में आ रहा है। फिर बॉडी में आप कुछ पॉइंट्स देंगे। कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिससे ये लगता है कि हाँ नरम दलीय नेता अपनी बात नहीं करवा पा रहे थे? तो पॉइंट देने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंट को भी पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड ऐसे करना पड़ेगा, देखिए जैसे उन्होंने कहा अपनी घोषित विचारधारा व राजनीतिक लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र में विश्वास नहीं रखते थे। अभी आपने एक बात कही कि सर, आपने क्या कहा कि सर इस वजह से उनकी राष्ट्र में उनकी जो विश्वास है वो जनता में खो गया था। ये वाला जो आएगा ये आपकी बॉडी के सेकंड पार्ट में आएगा। आपका जो बॉडी का फर्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको फोकस करना है घोषित विचारधारा व राजनीतिक लक्ष्य, यानी कि आपको बताना है कि नरम दलीय नेताओं के घोषित विचारधारा व राजनीतिक लक्ष्य थे क्या। पहले लक्ष्य बताओगे कि नहीं बताओगे? राजनीतिक विचारधारा बताओगे, और फिर आना किस पॉइंट पर? विश्वास खोने पर। अमूमन बच्चा विश्वास खोने पर पहले आ जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं करना। जब आप ये कर दोगे उसके बाद फिर आप लाओगे कंक्लूजन में, और कंक्लूजन में आप क्या करोगे? मुझे बताइए, क्या हम जो नरम दलीय नेता थे उनका योगदान अपने स्वतंत्रता संग्राम से सिरे से खारिज कर सकते हैं? नहीं, उनका भी प्रभाव था, उनका भी एक समय था, और उनके कारण भी हमें कुछ अचीवमेंट मिले। तो उनका फिर आप कंक्लूजन में एक बैलेंस अप कर देंगे, तो तब जाकर आपका ये आंसर कंप्लीट होगा। तो बताया आपको, इंट्रोडक्शन में आपने इतिहास को वर्गों में बांटा, फिर आपने डफरिन का कमेंट बताया, बॉडी में पहला पार्ट में आपने विचारधारा और राजनीतिक लक्ष्यों को बताया, और फिर बॉडी के सेकंड पार्ट में आपने क्या करा? विश्वास क्यों कम हुआ? क्योंकि ये लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, और ये लक्ष्य कुछ इंप्रेस नहीं कर पा रहे थे। उन लक्ष्यों के बारे में बताएंगे, कारणों के बारे में बताएंगे, और फिर जो है आपको क्या करना है? कंक्लूजन करना है, बैलेंस। आ रही बात समझ में? तो आपके पास 5 मिनट है स्टॉप वॉच के हिसाब से रिसर्च का। वैसे मुझे ये बताइए कि मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको टारगेट दिया था, और ये इस बार का टारगेट नहीं है, तो पिछली बार का टारगेट था, याद होगा आपको। मतलब 14 दिन हो गए इस बात को। आवश्यक नहीं है, मैंने आपको एक तरीका बताया, आप उसको कोट कर सकते हैं। टाइम आपका स्टार्ट हो गया, 5 मिनट। जैसे ही मैं कहूंगा रुक जाओ तो रुक जाना है। फिर आपको 5 मिनट में आपको स्ट्रक्चर पे काम करना है और कंटेंट पे, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको क्या लिखना स्टार्ट करना है, और लिखने के लिए आपको मिलेंगे 7 मिनट 40 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, जब चैलेंज में होता है ना आदमी, तो अभी तक कुछ नहीं है ना, कुछ आप हो जाओगे, कुछ ना कुछ आपको पता लग जाएगा, ठीक है? स्टार्ट हो जाओ।